हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में बाबर की पूरी स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हुमायूं का टाइम है 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी, ठीक है। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है? 1530 से 1556 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था, ठीक है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था, ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में बादशाह बना, ठीक है ना। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था, है। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो है वो 1530 में बादशाह बनता है, ठीक है। देखो, बाबर के ना 4 बेटे होते हैं, ठीक है। तो कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ठीक है। तो वो अपना जो उसका प्रॉपर्टी होता है उनको वो क्या करता है, इन 4 लोगों में बांट देता है, ठीक है। तो किस किस तरीके से अपने प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है अपने बेटों में, तो वो भी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, कामरान को काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब का क्षेत्र मतलब देता है बाबर, ठीक है। अस्करी को संभल की जागीर देता है। हिंदल को अलवर का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है और हुमायूं को इसे कांटों की सेज के रूप में दिल्ली का सिंहासन प्राप्त होता है, ठीक है। जिस तरीके से बाबर का जो शुरुआती उसका जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, उसी प्रकार से हुमायूं जो है उसका भी जो जीवन था, जो उसको विरासत में जो मिली वो भी उसको कांटों से भरा हुआ ही मिला। इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं को कांटों की सेज के रूप में दिल्ली का सिंहासन मिला, ठीक है। तो आप समझ गए कि बाबर के 4 बेटे थे, उसने चारों को अपना प्रॉपर्टी जो है उसको डिवाइड किया और बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला बादशाह कौन हुआ? हुमायूं हुआ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये आप देख लीजिएगा कि कामरान को काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल की जागीर दे दी, हिंदल को अलवर का क्षेत्र दे दिया और हुमायूं को क्या दिया? कांटों की सेज के रूप में दिल्ली का सिंहासन, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर? अब आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए। देखो, बादशाह बनने से पूर्व हुमायूं जो था वो बदखशा का सूबेदार था, ठीक है ना। बादशाह बनने से पूर्व हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। हुमायूं जब बादशाह बना तो वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसको कांटों से सजा हुआ क्या सिंहासन प्राप्त हुआ, है ना। दिल्ली का सिंहासन कांटों से सजा हुआ उसको प्राप्त हुआ था। तो जब हुमायूं बादशाह बना तो वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था, ठीक है ना। अब देखो, इन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए वो अपना कैसे प्रयास करता है, ठीक है। देखो, सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उसके बाद 1533 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध आक्रमण किया, ठीक है ना। अफगानों के विरुद्ध उसने युद्ध किया। कब किया? 1533 में, ठीक है ना। उसने शेर शाह के विरुद्ध चुनारगढ़ का घेरा डाला, ठीक है ना। उसने शेर शाह के विरुद्ध चुनारगढ़ का घेरा डाला, जबकि इसका जो पिता था बाबर, उसने इन लोगों को समझाया था कि जो शेर शाह है इससे जो है थोड़ा संभल के रहना, ये बहुत ही चतुर चढ़ाक है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हुमायूं ने गलती क्या कर दी कि शेर शाह के साथ जब उसने युद्ध किया तो शेर शाह ने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए, ठीक है। अपने आप को झूठ मूठ का समर्पण करने का उसने बहाना किया और हुमायूं ने उसको समझ लिया कि ये सच में मेरे सामने झुक गया है, ठीक है। तो उसने उसको छोड़ दिया और ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, ठीक है। शेर शाह को छोड़ देना हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी, जिसका भुगतान उसे आगे करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, शेर शाह ने उसके सामने समर्पण का बहाना किया था, ठीक है। अब आगे देखो कि 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध किया। इसके बाद जो हुमायूं है, बहादुर शाह जो गुजरात की तरफ से शासक था, ठीक है ना, तो वहां से भी जो है ये चारों तरफ से मुसीबतों से तो घिरा हुआ था। तो जो गुजरात वाला एरिया था वहां का जो ये बहादुर शाह था, इससे भी इसको खतरा था। तो इसने क्या किया? 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने युद्ध किया। इसमें क्या होता है, बहादुर शाह जो होता है वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। और उसके भागने की वजह से हुमायूं जो है उसको गुजरात और मालवा का जो राज्य है वो उसको प्राप्त हो जाता है,
ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे की स्टोरी देखते हैं कि आगे हुमायूं के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। अब देखो चौसा का युद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध यह गंगा एवं कर्मनासा नदी के बीच का क्षेत्र है, जहां ये युद्ध लड़ा गया था। ये जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच का एरिया है, क्षेत्र है। ठीक है, इसे बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना। यह युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। इस युद्ध में जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था और सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चल देखो, चौसा में हुमायूं जो है वो हार जाता है और अपने घोड़े को गंगा नदी में उतार देता है। ठीक है ना। इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े को गंगा नदी में उतार देता है। तो वहां पर एक निजाम नाम का भिस्ती होता है जो कि हुमायूं की जान बचा लेता है। ठीक है ना। और उस जान बचाने के एवज में हुमायूं जो है उसे कुछ समय के लिए, इस निजाम भिस्ती को कुछ समय के लिए बादशाह बनाता है। ठीक है ना। तो अलग अलग जो लोग हैं, लेखक जो हैं, उन्होंने अलग अलग बात कही है। कोई कहता है कि आधे दिन के लिए बनाया था बादशाह, कोई कहता है 2 घंटे के लिए बनाया था, और कोई कहता है 2 दिन के लिए बनाया था, लेकिन बनाया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि निजाम को हुमायूं ने कुछ समय के लिए बादशाह बनाया। ठीक है, अब ये नहीं पता कि आधे दिन के लिए बनाया था या 2 दिन के लिए बनाया था या 2 घंटे के लिए बनाया था, लेकिन कुछ समय के लिए बादशाह बनाया था निजाम को, क्योंकि निजाम जो था इसने क्या किया था, हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना। चौसा का युद्ध, जिसे कि बक्सर का युद्ध भी कहते हैं, तो उसमें चौसा हो या बक्सर हो, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो कन्नौज का युद्ध है इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखिए कन्नौज का युद्ध ये 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था। ठीक है ना, इसलिए इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना। 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था, इसलिए इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये युद्ध जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। ठीक है ना। इसे निर्णायक युद्ध का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। और ये जो युद्ध है ये भी हुमायूं और शेर शाह के बीच ही हुई थी। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कह लीजिए, ये युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह के बीच ही हुई थी। और ये जो युद्ध है ये निर्णायक युद्ध साबित होता है। ठीक है ना। देखो अब इसके बाद जो है हुमायूं की जो जिंदगी है वो किस तरीके से बदलती है। देखिए, हुमायूं कन्नौज में पराजित हुआ और निर्वासित जीवन जीने को बाध्य हुआ। ठीक है ना। इस युद्ध में भी हुमायूं जो है वो शेर शाह सूरी से पराजित हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब शेर शाह सूरी से हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला था और उसे जब उसको घेर लिया था शेर शाह सूरी को, तो शेर शाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण करने का बहाना किया था। और इस बहाने में जो हुमायूं जो है वो फंस जाता है। ठीक है, और उसको छोड़ देता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये हुमायूं की बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल साबित होगी। तो यही वो है कि अब कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है ना। आगे देखो, बैरम खां की सलाह पर वह ईरान में शाह तहमास्प के दरबार में पहुंच जाता है। ठीक है, बैरम खां उसको सलाह देता है हुमायूं को कि आप ईरान चले जाओ, ईरान में जो वहां का जो शासक है शाह तहमास्प, उसके पास आप वहां के दरबार में चले जाओ। उन दोनों के बीच में जो संधि करने की जो वार्ता थी वो बैरम खां ने ही की थी। ठीक है, तो इन्हीं के कहने पर, बैरम खां के कहने पर ही हुमायूं जो है वो ईरान चला जाता है। कहाँ जाता है ईरान में, शाह तहमास्प के दरबार में पहुंच जाता है और वहां जाकर के उसे सिया, ठीक है ना, मुसलमानों में भी होता है ना सिया और सुन्नी, तो सिया को स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे की क्या स्टोरी है, समझते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर हुमायूं के बारे में, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखो
1540 से 15 वर्षों तक उन्होंने, जो हुमायूं था उसने निष्कासित जीवन व्यतीत किया, ठीक है ना। 1540 से लेकर के 15 साल आगे तक, ठीक है ना, उसने निष्कासित जीवन जो है वो व्यतीत किया। और उसके पश्चात जो उसका तत्कालीन उसका प्रधानमंत्री और सेनापति दोनों ही था, कौन था, बैरम खान, ठीक है ना, प्रधानमंत्री और सेनापति बैरम खान, उसकी सलाह पर वो दोबारा 1555 ईस्वी में वो पुनः जो है हुमायूं जो है वो वापस आ जाता है, ठीक है ना। और 23 जुलाई को हुमायूं अपने दिल्ली में प्रवेश करता है, ठीक है, 23 जुलाई 1555, ठीक है, 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया, ठीक है। तो यानी कि पूरा जीवन जो है वो कठिनाइयों से झेलते झेलते वो, मतलब पूरे जीवन उसने कठिनाई ही झेली, परेशानी ही झेली, ठीक है ना। 15 साल का जीवन जो उसने निष्कासित होकर के व्यतीत किया, तो ये बहुत ही लंबा समय था। और उसके बाद जब वो 1555 में वापस दिल्ली में प्रवेश करता है, तो ज़्यादा दिन तक राज्य का, अपने पिता की तरह ही ज़्यादा दिन तक राज्य का सुख नहीं भोग पाता है, ठीक है। अब देखो 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क करके उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है हुमायूं की कहानी, ठीक है, किस तरीके से हुमायूं को जो है कांटों से सजा हुआ दिल्ली का सिंहासन प्राप्त हुआ था, किस तरीके से जो वो हमेशा उसका जो जिंदगी था वो लुढ़कता हुआ ही था, और लुढ़कते लुढ़कते ही वो मर भी जाता है, ठीक है ना। अब आओ कुछ चीज और है, इनको देख लेते हैं। देखिए तबले अदल, ठीक है ना, तबले अदल क्या था, ये न्याय ढोल था, ठीक है ना। तबले अदल न्याय ढोल ये हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया था लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तबले अदल यानी कि न्याय ढोल लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो हुमायूं के बारे में एक और चीज था कि वो ज्योतिष वगैरह पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था, बहुत ज्यादा विश्वास करता था, बहुत सारी अंगूठियां अपने हाथों में पहनता था, ठीक है ना। तो उसका क्या था कि वो जो आपके सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं ना, वो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है। और उसके जो दरबारी थे उन्हें भी उसी की तरीके से कपड़े पहनने होते थे, ठीक है ना। जैसे कि सोमवार को सफेद कपड़ा पहन लेना, सैटरडे को, शनिवार को काला वस्त्र पहनना। तो इस तरीके से 7 दिन जो था वो 7 रंग के कपड़े पहनता था। इन सब चीजों पर वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था, विश्वास करता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हुमायूं का पूरा जो उसकी जो कहानी है, उसकी जो जीवन के बारे में जो भी है, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए हुमायूं के लिए बस इतना हमारे लिए पढ़ना जानना काफी है, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। और आप मुझे प्लीज कमेंट भी जरूर जरूर करिए। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि प्लीज आप लोग मुझे कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। क्या आप लोगों को कुछ और जानना है, या जो मैं पढ़ाती हूँ इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा हो कि जो ना समझ में आए, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर करिए। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर ढंग से वीडियो बना करके आपके सामने ला सकूं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अब हम अकबर की कहानी के साथ में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अकबर महान के साथ, ठीक है, उसकी लंबी स्टोरी होगी तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।